हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रेगर जान मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी तीसरे नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम के संबंध में चर्चा करेंगे। ये जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है इसे लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन अर्थात स्वतंत्र प्रतिसम्मिश्रण का नियम भी कहा जाता है। सन 1901 ईस्वी में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को नियम का रूप दिया। चूंकि खोज ग्रेगर जान मेंडल ने 34 बरस पहले ही कर लिया था, इसलिए इसको जो नियम दिया गया वह मेंडल्स का तीसरा नियम कहा गया है। यानी मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी तीसरे नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूप में सन 1901 में कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने नियम के रूप में प्रतिपादित किया। इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार किसी भी जीव का प्रभावी लक्षण केवल उसके प्रभावी लक्षण से ही नहीं बल्कि अप्रभावी लक्षण से भी मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार किसी भी जीव का अप्रभावी लक्षण केवल उसके अप्रभावी लक्षण से ही नहीं बल्कि प्रभावी लक्षण से मिल करके भी वंशागत हो सकता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार किसी भी जीव में लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, निर्बाध रूप से होती है। कोई भी लक्षण उसके दूसरे लक्षण को की वंशागति को प्रभावित नहीं करता। अर्थात लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन के अनुसार आप कह सकते हैं कि जीवों में वंशागति जो होती है वह लक्षणों की निर्बाध रूप से होती है। कोई भी लक्षण किसी दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करता। इसीलिए इस मेंडल के तीसरे नियम को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभिवन का नियम कहा जाता है। यह जो स्वतंत्र अभिवन का नियम है यह एक डाइहाइब्रिड क्लास है, यह एक द्विगुण संकरण का नियम है। इसमें परस्पर दो जोड़ी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के संकरण की क्रिया कराई जाती है और उसे एक नियम का रूप दिया जाता है। आइए इस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग एक उपयुक्त उदाहरण के माध्यम से समझें। एक ऐसा पौधा है जो लंबा है और उसमें लाल पुष्प लगते हैं। दूसरा ऐसा पौधा है जो शुद्ध बौना है और उसमें सफ़ेद पुष्प लगते हैं। यानी यह भी समयुग्मी पौधा है और यह भी समयुग्मी पौधा है। यह लंबे और लाल के लिए प्योर है और यह बौने और सफ़ेद के लिए प्योर है। और आप जानते हैं कि जब किसी भी जीव में, चाहे वह जंतु हो चाहे पौधा हो, जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना रहता है तो फर्टिलाइजेशन होने के पहले उसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया अवश्य होती है। और गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के आधी हो जाते हैं। यानी गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया में जो गैमेट्स बनते हैं उस गैमेट्स में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी हो जाती है गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया में। ठीक इसी प्रकार से इसमें जो मटर का पौधा उन्होंने लिया था प्रयोग के लिए, उसमें भी इसी प्रकार की प्रक्रिया होगी। और यह जो गैमेट्स बनेंगे, चूंकि यह होमोजाइगस पेरेंट हैं, इसलिए जो इसमें गैमेट्स बनेंगे यह दोनों ही समान तरह के बनेंगे। यह भी एक होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर वाला पेरेंट्स है, इसलिए इसमें भी जो गैमेट्स बनेंगे वह भी समान तरह के गैमेट्स बनेंगे। और ऐसे पेरेंट्स जिसमें गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप समान तरह के गैमेट्स बनते हैं उनको होमोजाइगस पेरेंट्स कहा जाता है। अर्थात यह जो कैपिटल टी और कैपिटल आर से डिनोट किया जा रहा है, जिसको प्रदर्शित किया जा रहा है, वह भी प्रभावी लक्षण वाला होमोजाइगस पेरेंट है। और जिस
पौधे को स्मॉल टी और स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जा रहा है, वह भी एक होमोजाइगस है, प्लांट है, पेरेंट है, परंतु वह रिसेसिव कैरेक्टर वाला है। और जब इन दोनों ही युग्मकों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया जाता है अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में हाइब्रिड नस्ल संतान प्राप्त होती है, संकर नस्ल संतान प्राप्त होती है। और आप जानते हैं कि किसी भी संतान में 50% लक्षण उसके माँ से और 50% लक्षण उसके पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो संतान प्राप्त हो रही है, प्रोजनी प्राप्त हो रही है, उसमें भी 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और 50% रिसेसिव कैरेक्टर्स के लक्षण होंगे। तो यह जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में संतान प्राप्त हुई, यह कैसी हुई? वह हेट्रोजाइगस हुई और इसमें दोनों के ही लक्षण हैं, परंतु लंबापन बौनेपन पर प्रभावी है और लाल रंग सफ़ेद रंग पर प्रभावी है। इसलिए यह जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में संतान दिखेगी वह संकर नस्ल वाली होगी, लंबापन बौनेपन पर प्रभावी होगा और सफ़ेद पर प्रभावी होगा लाल रंग। इसलिए यह जो फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में संतान दिखेगी वह लंबी और लाल होगी। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन के लिए इसमें गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है तो चूंकि यह हेट्रोगैमेटिक है, इसलिए इसमें 4 तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। यह 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं। और जब इसमें परस्पर स्वनिषेचन कराया जाएगा तो स्वनिषेचन कराने के बाद जो सेकेंड फाइलियल जनरेशन आती है उसको चेक करने के लिए पुनेट नामक वैज्ञानिक ने एक चेकर बोर्ड दिया, एक चौखाने की विधि दिया। उस चौखाने की विधि से सेकेंड फाइलियल जनरेशन के लक्षणों को हम ठीक ढंग से समझ सकते हैं। आइए, तो जब यह गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया में 4 तरह के इसमें गैमेट्स बन जाते हैं तो फिर हम सहारा लेते हैं पुनेट के चौखाने की विधि का और इसमें स्व जनन कराया जाता है, स्व निषेचन की प्रक्रिया कराई जाती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो जो गैमेट्स बने हैं उसको कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर ऊपर की तरफ प्रदर्शित कर देंगे। ऊपर की तरफ प्रायः मादा गैमेट्स को प्रदर्शित करते हैं और पार्श्व भाग में प्रायः नर गैमेट्स को प्रदर्शित करेंगे। ठीक इसी क्रम में पार्श्व भाग में हम गैमेट्स को भी रख देंगे, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। और जब इनमें स्वनिषेचन की प्रक्रिया होगी तो इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर के यह लक्षण आएंगे। ठीक उसी प्रकार से इस जो कैपिटल टी कैपिटल आर है और स्मॉल टी कैपिटल आर है उससे जो संतानें प्राप्त होंगी वह कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर के जीन्स उसमें होंगे। ठीक इसी प्रकार से कैपिटल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर से जो संतानें प्राप्त होंगी उस गैमेट से उसकी जो संतानें प्राप्त होंगी वह कैपिटल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर वाली होंगी। ठीक ऐसे ही प्रकार से आप इन पुनेट के चौखाने की विधि से इन सभी को आप प्रदर्शित करते जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है स्मॉल टी कैपिटल आर और इसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है ऐसे गैमेट से जिसमें जीन्स हों स्मॉल टी और कैपिटल स्मॉल आर के, तो जो संतानें प्राप्त होंगी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर जीन्स वाली होंगी। ठीक ऐसे ही आप सभी को प्रदर्शित करते जाएंगे। तो यह जो संतानें प्राप्त होंगी उनमें कुल 4 तरह के लक्षणों वाली संतानें प्राप्त होंगी। देखने में जो संतानें होंगी वह 4 तरह की दिखाई देंगी। एक ऐसी संतानें दिखाई देंगी जो लंबी होंगी
और उसमें लाल पुष्प लगेंगे। ऐसी संतानें संख्या में 9 आएंगी। जैसे यह जो संतानें प्राप्त होंगी, यह कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यह भी, और यह जो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, यह भी देखने में लंबी और लाल लगेंगी। इनका दर्शरूप लंबा और लाल आएगा। ठीक उसी प्रकार से यह जो संतानें प्राप्त होंगी, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, वह भी देखने में लंबी और लाल लगेंगी। यह जो संतानें इससे कैपिटल टी और स्मॉल आर से प्राप्त होंगी, जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर संतानें प्राप्त होंगी, यह भी देखने में लंबी और लाल लगेंगी। और ठीक है, यह भी संतानें जो स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर से जो संतानें प्राप्त होंगी, उसका भी जो जीन रूप आएगा वह कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी देखने में यह भी लंबी और लाल लगेगी, यानी इसका भी दर्शरूप लंबा और लाल आएगा। ठीक उसी प्रकार से यह भी संतानें देखने में लंबी और लाल लगेंगी। ठीक उसी प्रकार से यह भी संतानें देखने में लंबी और लाल लगेंगी, यह भी संतानें देखने में लंबी और लाल लगेंगी। और ऐसी संतानें जिसमें कैपिटल टी कैपिटल आर के जीन्स होंगे, वो उसका भी दर्शरूप देखने में लंबा और लाल आएगा। इस प्रकार से इसमें इस जो पुनेट का चौखाना है, इसमें एक त्रिभुज जैसी संरचना बनती है, एक त्रिभुज जैसी संरचना बनती है। और यह देखने में जो 9 संतानें होंगी, यह कैसी होंगी? लंबी और लाल होंगी। ठीक इसी प्रकार से आप इसमें देखेंगे तो यह जो संतानें होंगी, बौनी और लाल, ठीक, यह भी बौनी और लाल, यह भी संतानें, इनका भी दर्शरूप 3 आएगा। और यह संतानें जो होंगी लंबी और सफ़ेद, यह भी संतान, इनका भी यह भी 3 आएंगी। लेकिन एक जो यह संतान दिखेगी, यह बौनी और सफ़ेद की दिखेगी। अर्थात F2 जनरेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के सेकेंड फाइलियल जनरेशन में जो संतानें प्राप्त होती हैं, उनका जो दर्शरूप होता है वह 9:3:3:1 आता है। 9 संबंधी 3 का एक अनुपात आता है। लेकिन जब इसका जीन रूप आप देखेंगे तो 1:2:4:1:1:2:1:1 इस तरह से इनका जीन रूप अनुपात, यह जीन रूप अनुपात आता है। दर्श रूप अनुपात तो 9 संबंधी 3 संबंधी 1 का आता है। लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यह विभिन्न प्रकार के जीन्स इसमें होते हैं, और इनका जो अनुपात आता है वह, यानी जो जीन रूप अनुपात आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वह 1:2:4:1:2:1:2:1 आता है। इस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप ये देख रहे हैं कि कहीं भी एक लक्षण दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं कर रहा है। अर्थात यह जो लंबापन है, यह कहीं भी इसके बौनेपन को सेकंड फाइलियल जनरेशन में नहीं, और यह जो लंबापन है, यह कहीं इसके पुष्प के रंग की वंशागति को प्रभावित नहीं कर रहा है। इसीलिए इसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकम्बिनेशन कहा जाता है। थैंक यू।